की शुरुआत करें तो मित्रों, एकांकी शुरू करने से पहले इसके पात्रों के बारे में देखें तो लक्ष्मीबाई, मुंदर और जूही, यह तीन, और इसके अलावा तात्या, रघुनाथ राव और सेना नायक, यह 6 पात्र के द्वारा यह एकांकी रचित है। तो सबसे पहले मित्रों, यह नाटक का एक रंगमंच है जहाँ पे युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है। युद्ध भूमि की सब तैयारी कर रहे हैं और कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है, कैंप जिसे हम टेंट कहते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई दे रहा है हमें रंगमंच पे। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। तो यानी कि जूही जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की सखी है, मित्र है, और दोनों मंच पर प्रवेश करते हैं। दोनों ने लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा धारण की है। तो यहाँ पे हमें रंगमंच का पूरा दृश्य क्लियर किया गया है। अब हमें देखना है कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। यह सारे गांव के नाम है मित्रों, झांसी, कालपी, ग्वालियर, कि ये सब कहाँ चली गई, लेकिन मंजिल जो है वो पास आकर हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य पाने की जो आशा है ना, स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई कि हर बार ऐसा लगता है कि हाँ अब स्वराज्य मिल जाएगा, लेकिन तभी उस मार्ग में हिमालय जैसी मुसीबतें आकर खड़ी रह जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है कि भाई वो हिमालय जितनी बड़ी मुश्किलें आती हैं उसको पार करती हूँ तो महासागर जितनी वापस डरावनी मुश्किलें आ जाती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, यानी कि नाविक यहाँ की लक्ष्मीबाई के साथ जो कोई भी हैं स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मौत हो जाना। कहते हैं कि जितना जूझती हूँ उतनी ही मेरी सेना कम होती जाती है। इनके कहने का जो शब्दों का मतलब है मित्रों, वो युद्ध के साथ लेना देना है। ये तो सिर्फ उदाहरण दे रही है, हिमालय, महासागर। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपती हुई लपेटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहेब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्षितिज यानी कि जब सूर्य ढलता है और तब का जो समय होता है मित्रों समुद्र के पास, वो क्षितिज अवस्था है। लाल रक्त मंडल छाया हुआ है, युद्ध के मैदान पर सैनिक मरे पड़े हुए हैं, लेकिन ये देखो इन्हें एकदम आराम से मशगूल है आराम में। राव साहेब भी यहाँ रघुनाथ राव को कह रहे हैं कि वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहने का यशो आराम में। आवाज में आते आते सहसा मौन हो जाए। लक्ष्मीबाई एकदम गुस्से में आ जाती है कि मैं स्वराज्य पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और हमारे साथ रहे हुए ये राव साहेब ऐशो आराम कर रहे हैं। जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती ही है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी के हाथ से निकल गई। क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं झांसी अपने राज्य को, स्वराज्य को किसी के हाथ में नहीं आने दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई, यानी कि मेरा स्वराज्य मेरे हाथ से निकल गया। और सहसा वापस रानी लक्ष्मीबाई तीव्र हो जाती है, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मतलब कि वापस याद आता है कि मेरी झांसी मुझसे छीन ली गई है, लेकिन उस झांसी को मैं वापस पाके रहूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। इतनी हिम्मत थी मित्रों लक्ष्मीबाई में। कहती कि मैं अकेले ही काफी हूँ मेरी झांसी को वापस लाने के लिए, मैं पूरा प्रयत्न करूंगी, प्रतिज्ञा की हुई है। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का जोश मित्रों आप यहाँ देख पाते हैं कि अपना स्वराज्य, अपनी झांसी को पाने के लिए वो अकेली ही काफी है, ऐसा समझते हैं। और जूही कहती है अब
कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? जूही उन्हें उत्साह देती है कि भाई आप क्यों कह रही है कि आप अकेली है? आप तो रोज गीता का पठन करती है, गीता को पढ़ती है और गीता पढ़ने के बावजूद आप निराश हो रही है। ये निराशा मत रखिए। और तभी लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे पास समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जैन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई को? गंगादास नामक एक व्यक्ति क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई को? कि जब तक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में छुआछूत, मित्रों छुआछूत यानी कि हम जो ज्ञाति भेद करते हैं, जाति भेद करते हैं, वो उसे हम छुआछूत कहते हैं। ऊंच नीच का भेद रखते हैं। विलास प्रियता, जिसको ये रघुनाथ राव साहब जैसे, जिनको विलास, ऐशो आराम, वैभव पसंद है, जब तक ये रहेगा तब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा, ऐसा गंगादास ने कहा था। और रानी लक्ष्मीबाई को ये बात याद है। क्या कहा था गंगादास ने? कि जन सेवक नहीं बनोगे तब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा। लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, लोगों का सेवक बनना पड़ेगा। वह मिल सकता है केवल और केवल 3 चीजों से: सेवा, तपस्या और बलिदान। आप सेवा करो, तपस्या करो, बलिदान दो, तभी आपको आपका स्वराज्य वापस मिलेगा। और लक्ष्मीबाई को ये सारी बातें याद आती है, एकदम तीव्र होकर बोलती है। और तभी जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। स्वराज्य प्राप्त करना, उससे ज्यादा स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव पत्थर बनाना। स्वराज्य आपको वापस चाहिए तो नींव मजबूत करनी पड़ेगी, जिसको हम गुजराती में कहते हैं ना, पायो मजबूत हो चाहिए, उस प्रकार से नींव डालनी पड़ेगी। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। देव यानी कि नसीब। फिर आप सफल हो या असफल हो, इतनी मेहनत करने के बाद, तो अब आपका नसीब, आपने तो मेहनत कर ली, फिर आपको सफलता या असफलता आपके नसीब के हिसाब से मिलेगी। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? यह हमारा अधिकार है। हम उस नींव के पत्थर बनेंगे, स्वराज्य के पत्थर बनेंगे, हम नींव बनेंगे। यानी कि ये खुद को नींव बनाने की बात कर रहे हैं कि हमारा स्वराज्य हमें वापस मिले, उससे पहले हमें एक भूमि, एक जमीन तैयार करनी पड़ेगी जहाँ पे नींव डाली जाए। नींव होगी तो मकान बनेगा ना, पाया बगैर मकान ना बने। तो नींव होगी तो मकान बनेगा, वो नींव हम हैं, और वो नींव बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार जूही उन्हें हकारात्मक सोचने के लिए कहती है। और तभी लक्ष्मीबाई मुस्कुराती हैं और कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। लक्ष्मीबाई कहती है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। कि जिस स्वराज्य की नींव जूही तुम जैसी नारियां हो ना, वो स्वराज्य तो मजबूत और महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं। हाँ, ये चिंता नहीं है कि मैं जीऊं तब तक ये स्वराज्य आए, शायद मेरे मरने के बाद भी स्वराज्य हमें मिले। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। क्या कहती है लक्ष्मीबाई? ये आशा नहीं है कि जीवन काल में मेरा जितना जीवन हो उतने ही समय में मुझे स्वराज्य मिल जाए, हो सकता है मेरे मरने के बाद भी मिले, तो इसका मुझे अफसोस नहीं है। दुख ये है कि हमारे पास शक्ति है, लोग हैं, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। क्या कहते हैं? हमारे पास तात्या है, तात्या जैसा सेनापति है, लेकिन फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? लक्ष्मीबाई यहाँ पे अपनी सेना के बारे में बात कर रहे हैं, सेनापति के बारे में बात कर रहे हैं कि इंसान तो है लेकिन उनमें दुर्बलता है, शक्ति है लेकिन फिर भी दुर्बल बन के बैठे। और लक्ष्मीबाई वापस कहती है कि पता है क्यों आज हम इतने दुर्बल हैं? तो जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासता में डूब गए हैं।
ये जो रघुनाथ राव बोला ना अभी, ऐशो आराम की जिंदगी, ये सब विलास, वैभव जीवन, लग्जरियस में जीने लगे हैं। और इस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मीबाई अपनी सेना के लोगों की दुर्बलता दिखाने की कोशिश करती है। और जब लक्ष्मीबाई और जूही बात करते होते हैं रघुनाथ राव और तात्या के बारे में कि वो लोग विलासता में डूब गए हैं, तभी एक तीसरा पात्र हमारा जो है मुंदर, वो वहां पे प्रवेश करती है मुस्कुराती हुई। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासता में डूब गए हैं? विलासता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। क्या कहते हैं कि विलासता में हम नहीं, विलासता में तो ये राव साहब और सेनापति तात्या डूबे हुए हैं। तात्या टोप नाम सुना ही होगा मित्रों आपने। और तभी जूही सहसा कहती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। क्या कहती है जूही कि सेनापति यानी कि कौन? तात्या, जिसका नाम तात्या है। सेनापति नहीं, यानी कि वो नहीं डूबे हैं विलासता में। और तभी मुंदर मुस्कुराती है और कहती है, ओह समझी, तुम तो उसका पक्ष लोगी ही, तुम तो तात्या का पक्ष ही लोगी। तभी जूही एकदम दृढ़ स्वर में बोलती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जाता। क्या कहती है कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, जो सच है, जो हकीकत है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। क्या कहती हैं कि सरदार तात्या जो है वो राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं, गुरु जो कहते हैं ना, स्वामी मानते हैं। और तभी मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, यानी कि जूही तात्या को अपना स्वामी मानती है। स्वामी यानी कि पति के रूप में, या फिर उनके जो कहते हैं ना कि उनके खिलाफ सुन नहीं सकते। और तभी जूही कहती, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देखिए मित्रों, जूही में देश के लिए, स्वदेश के लिए कितनी कहते हैं ना कि जोश है, उत्साह है। कहती है कि मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, ये बात सही है, लेकिन उनसे भी बढ़कर सबसे पहले मैं रानी को अपना, महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ, और उनसे भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। और इस प्रकार यहाँ पे हमें उसकी जो कहते हैं ना हिम्मत दिखाई देती है। और इसीलिए देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। क्या कहती है जूही कि मैं तो अपने देश के लिए अपने स्वामी को भी ठुकरा सकती हूँ, और ठुकरा सकती हूँ क्या, मैं ठुकरा चुकी हूँ, यानी कि मैंने उनको ठुकरा दिया है अपने देश के लिए। इस तरह जूही जवाब देती है। और तभी मुंदर कहती है, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। क्या कहती है मुंदर कि भाई तूने उसको स्वामी बना लिया, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तू उन्हें रोक कि जो विलासता में वो डूबे हुए उन्हें छोड़े और स्वदेश को आजाद करवाए। और तभी लक्ष्मीबाई बीच में बोलती और कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, तू ऐसा मत के, जूही ने रोकने की कोशिश की, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको पूरी तरह धुतकार दिया था। ये इसकी साबिती है, ये इस चीज की कि जूही भले ही उनको अपना स्वामी मानती हो, लेकिन जहां पे राव साहब बुलाते हैं नाचने के लिए तात्या के द्वारा, और तात्या को स्वामी मानने के बावजूद जूही उनकी बात को ठुकरा देती है, जूही मना कर देती है, धुतकार देती है तात्या को। और तभी जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासता में डूबे वाले लोगों को अपनी कला किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। क्या कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए नाचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये रघुनाथ राव जैसे विलासता में डूबे हुए लोगों के सामने मैं अपनी कला को प्रदर्शित नहीं करती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर हो मार सकती हूँ, जो ऐसा कहेंगे मुझे उसको भी मैं ठोकर मारूंगी। किसने कहा? उसके स्वामी तात्या ने, तो मैंने उसको भी ठोकर मार दी। जूही कहती है कि मैं सच्चाई के साथ में हूँ, अगर मेरा स्वामी मुझे गलत करने के लिए कहेगा तो मैं उसको भी ठोकर मार दूंगी, और मार चुकी हूँ।
जो आगे बोला ना कि मैं ठुकरा चुकी हूँ, बस इसी बात के लिए, क्योंकि तात्या ने उन्हें रघुनाथ राव के सामने नाचने के लिए आने के लिए कहा था। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने स्वामी से बढ़कर इन लोगों को स्वदेश प्यारा है मित्रों। और तभी लक्ष्मीबाई एकदम दीर्घ निश्वास लेकर कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है कि हम किसी को ठोकर नहीं मार सकते। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी को दूर कर सकते थे तो बात ही क्या थी। जो मदहोशी, जो नशा, जो विलायता में ये लोग डूबे हुए हैं, विलास बनकर, वैभव बनकर, अगर हम इन्हें ठोकर दे के सुधार सकते तो बात ही और थी। लेकिन इन ठोकरों से ये सुधरने वाले नहीं है। और तभी जूही कहती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। यानी कि अपने स्वामी को ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। और तभी मुंदर कहती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। क्या कहती है मुंदर? हाँ, मैं भी तैयार हूँ, अपने स्वराज्य के लिए तो किसी को भी ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। चलो उन्हें नींद से जगा कर आए कि तुम ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो ये गलत है। और तभी लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। अगर जब दुश्मन वार करेंगे ना, तभी ये लोग अपनी नींद से जगेंगे। यानी कि जो भोग विलास में डूबे हुए हैं, उनमें से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि जब दुश्मन हमको ठोकर मारे, यानी कि अंग्रेज हम पर एकदम कहते हैं ना आक्रमण करे, और तभी ये लोग जगेंगे कि ये अब तक क्या विलासता में डूबे हुए हैं। और तभी जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर? या आप क्या कह रही हैं? अगर दुश्मन आ गए तो फिर हम अकेले क्या करेंगे? तभी लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही दोस्त, की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। कि अगर कोई दोस्त ठोकर दे दे तो अविश्वास और भी गहरा हो जाता है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? यानी कि लक्ष्मीबाई एकदम प्लानिंग कर रही है कि हमें दोस्ती की ठोकर से उन्हें जगाना होगा, दोस्ती का ठोकर देना होगा, उनका अविश्वास चौड़ा करना पड़ेगा, तभी वो लोग उठेंगे, उनको पता चलेगा। और मुंदर कहती है, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। यानी कि ये लोग सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी सेना में जो लोग हैं उन्हें जगाया जाए, उनको भी उत्साहित किया जाए लड़ने के लिए। पायल की झंकार, यानी कि एक बार अविश्वास हो गया, फिर थोड़ा भी बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। अभी वो नहीं समझ रहे, अभी वो विलासता में डूबे हुए हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। यानी कि पता नहीं कहाँ भोग विलास में राम विलास के रघुनाथ राव के साथ डूबे हुए होंगे। जूही तू भी जा और तात्या तोप को खोज कर ला। तो इस प्रकार यह तीनों स्त्रियां, क्योंकि हमारा जो यह गद्य है वो इसी पे आधार है कि स्त्रियों की भूमिका, तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई, मुंदर और जूही तीनों की तीनों स्त्री हैं और तीनों की तीनों भोग विलास में डूब गए उनके सेनापति रघुनाथ राव वगैरह को उठाने के लिए एकदम जोश सा उत्पन्न करते हैं। देखते हैं क्या ये कर पाते हैं या नहीं। और जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं और लक्ष्मीबाई कहती हैं तात्या को खोजने के लिए, तभी जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। क्या कहती है जूही? अगर आपकी आज्ञा हो ना रानी, तो मैं उनको पाताल से भी लेके आ सकती हूँ तात्या को। और फिर वो जाने को मुड़ती है, निकलती है, तभी रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जब अब तक जिसकी हम बात कर रहे थे, रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। यानी कि जनरल रोज एक अंग्रेज, उसकी सेना ने मुरार नामक किसी प्रदेश में पेशवा लोगों की, जो हमारे देश के लोग थे, उसकी सेना को हरा दिया। और तभी जूही कांप उठती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? और यही सुनते एकदम से मान लोगी कि ये लोगों की हिम्मत टूट गई होगी। हमारे देश पेशवा की सेना
हार गई। और जब भी ये लोग कांपने लगते हैं तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी, क्योंकि अब तक तो इन लोगों को मजाक लग रहा था, अब हार गए तो इनकी आंखों खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रोज जो अंग्रेज की सेना है वो हमारा ग्वालियर का किला नहीं लेना चाहिए। रघुनाथ को ऑर्डर देती है, जाओ और अपनी सेना तैयार करो। और तभी रघुनाथ कहता है, मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेगा, कि हाँ भाई वो हमारा ग्वालियर नहीं ले सकता। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आप सूचना देने के लिए आया था। और फिर रघुनाथ निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे लक्ष्मीबाई को भी लगता है कि एक बार हारेंगे तभी आंख खुलेगी, लेकिन ये करना नहीं चाहते। लेकिन अब क्या करें जब ये 2-3 लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं। और लक्ष्मीबाई रघुनाथ राव से कहती है, चलो सेना तैयार करो, कूच करने के लिए तैयार करो। और ये संदेशा देकर रघुनाथ राव निकल जाता है। अब मित्रों, जैसे ही निकलते हैं रघुनाथ राव, वैसे ही यहाँ पे सहसा देखती है जूही कि सेनापति तात्या आ रहे होते हैं। इसलिए लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तुम भी जाओ। जब भी ऐसा कहने चाहती हैं तो सहसा बाहर देखती हैं तो कहती हैं, लेकिन ठहर जाओ जूही, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है, और यहाँ से होता है सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर कहती हैं कि कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े। और तभी तात्या कहता है, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। यानी कि क्या कहते हैं तात्या टोप कि भाई किसी के लिए मैं सेनापति, सरदार सब कुछ हो सकता हूँ, लेकिन आपका तो मैं सेवक हूँ। और जब ऐसा कहते हैं तब लक्ष्मीबाई उन्हें व्यंग्य से कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। व्यंग्य, करारा व्यंग्य किया लक्ष्मीबाई जी ने, बाई साहब ने, कि भाई तुम एक सेनापति होकर एक नारी के सामने झुकते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ो इन बातों को, यह तुम्हारी विनम्रता है कि तुम मुझे मान सम्मान देते हो, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागिर बटना अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि सब लोग यहाँ पे भोजन के लिए आए हुए हैं, बाहर से आवाजें आ रही है, सब मोह माया और अपने अपने वैभव विलास में पड़े हैं। इसलिए लक्ष्मीबाई सुनाती है व्यंग्य से कि लगता है अब तक बट रहा है आपका सब कुछ। तभी तात्या कहता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। तात्या को अफसोस भी नहीं है, लक्ष्मीबाई ने व्यंग्य किया तो, कि भाई हम इसी लायक हैं, हमारे काम ही ऐसे हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि क्या हो रहा है। तो लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है। जो ब्रह्म भोज होने वाला है उसके उपलक्ष्य में, यानी कि उसके समारोह के लिए ये तोपे बाहर चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। लक्ष्मीबाई इस तरीके से कहती है कि भाई आप लोग अपने वैभव विलास में खाने पीने में पड़े हैं, यहाँ हम स्वराज्य बचाने के लिए पड़े हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना कि इनडायरेक्टली उन्हें व्यंग्य करती है कि भाई कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है। और तभी जूही कहती है, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। जूही जो है वो सरदार के तरफ से माफी मांग रही कि भाई इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन जो कहते हैं ना कि लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने बहुत सुनाने का प्रयत्न किया, समझाने का इनडायरेक्टली कि भाई ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तभी जूही कहती है, भाई आप इन्हें माफ कर दीजिए। और तभी तात्या जो है वो व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी, कब तक हमें डांटती रहेंगी? तो लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है अच्छा, लेकिन और तभी मुंदर का प्रवेश हो जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि तू कहती है तो ठीक है, माफ कर देते हैं, लेकिन तभी मुंदर जो है वो प्रवेश करती है। और मुंदर कहती है, सरकार सेना तैयार है। यहाँ पे ये तात्या रघुनाथ खाने पीने में लगे हुए हैं और यहाँ ये 3 नारियां युद्ध का पूरा पैगाम तैयार कर रही है। इसलिए शायद लक्ष्मीबाई ने व्यंग्य से बार बार कह रही है कि भाई कैसे लोग हो आप। और तभी लक्ष्मीबाई कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ।
मेरी सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। लक्ष्मी वापस सुनाती है कि भाई तुमसे आशाएं थी कि तुम सेना को तैयार करोगे, लेकिन क्या हो गया ये सब कुछ, तुम तो किसी के रंग में रंग गए हो, तुम्हें अब सिर्फ वैभव विलास दिखाई देता है। तभी जूही कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। ये भी व्यंग्य करती है, अपने स्वामी रघुनाथ के ये भक्त हो चुके हैं, इनसे अब हमारा कुछ लेना देना नहीं। लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, स्वामी भक्त की नहीं। लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि आज देशभक्तों की जरूरत है, जो इस देश को बचाने के लिए अपना युद्ध लड़ सके, उनकी जरूरत है, हमें स्वामी भक्तों की नहीं। खैर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर तात्या करना चाहे तो तात्या कहता है, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। यानी कि तात्या को भी शायद अफसोस है अपने किए पे, कहता है कि भाई मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप जो योजना बनाओगे उस पर मैं चलूंगा। यानी कि लक्ष्मीबाई ने जो नींव डाली है स्वराज्य को बचाने के लिए, उसमें अब तात्या भी शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की जंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। यानी कि पायल की जंकार नहीं, तोपों की गर्जना होने दो। भूल जाओ राग रंग, यानी कि प्रेम रंग सब भूल जाओ। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, हमें और कोई चीज नहीं देखना है, सिर्फ अपने स्वदेश को बचाना है, अपने स्वराज्य को बचाना है, रणभूमि में मौत से नहीं डरना है। इस प्रकार लक्ष्मीबाई अपनी पूरी सेना को हिम्मत देती है। और तभी तात्या कहता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। यानी कि तात्या यहाँ पर महारानी की जय बोलकर कहता है कि मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आता हूँ, यानी कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। ये बात जो है तात्या ने बता दी। और तभी लक्ष्मीबाई कहती है, जानती हूँ मैं कि तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे में निकाल कर ले जाना है। क्या कह रही लक्ष्मीबाई, मान लो कि अगर हमें विजय ना मिली, हम नहीं जीते, तो तुम्हें हमारी सेना और सामग्री जो कोई भी चीजें हैं, इन सभी को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है, ठीक है, सबको ख्याल रखना है। और तभी तात्या कहता है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई अपने स्वराज्य के लिए अपनी मौत बताती है, कहती है कि ये शायद मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। भले ही हार हो या जीत हो पता नहीं, लेकिन जो हमारी वीरता है, बहादुरी है, इस पे कोई कलंक नहीं लगना चाहिए। और तभी तात्या कहता है, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकेगी, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और इसी तरह तात्या भी एकदम जोश से लक्ष्मीबाई के साथ है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारी वीरता को कलंक नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई एक नारी होने के बावजूद मौत से नहीं डरती हैं, दूसरे लोगों को, सेनापति को तैयार करती है, हिम्मत देती हैं। और फिर लक्ष्मीबाई और जुस्से से, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, यानी कि युद्ध के मैदान में, देर ना लगाना। और तात्या चला जाता है। इस तरह यहाँ पे लक्ष्मीबाई की जय बुलाते हैं, लक्ष्मीबाई का कहना मानते हैं। जूही, मुंदर, तात्या, यह सभी लक्ष्मीबाई के पक्ष में है और हम कह सके तो यह सारी नींव है हमारे स्वराज्य की। और फिर इस तरीके से मुंदर भी कहती है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। और जूही भी कहती है, और मैं भी तोपखाना संभाल लूंगी। यानी कि ये सभी लोग, सारी सेना लक्ष्मीबाई के साथ है, एकदम जोश और हिम्मत से मौत के सामने जुझुमने के लिए, अपने स्वराज्य को पाने के लिए ये सब तैयार हो गए हैं। और फिर तभी लक्ष्मीबाई भी कहती हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव की पत्थर बनेंगे। यानी कि स्वराज्य को पाने के लिए जो लड़ाई होती है ना, उस लड़ाई की शुरुआत करने वाली नींव, जिसे हम पायोनियर कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, जिसे गुजराती में हम पायो कहते हैं,
कोई भी मकान बनता है तो पहले उसकी नींव डालनी पड़ती है। तो वैसे ही स्वराज जब भी मिले उसकी नींव तो हम बन सकेंगे। शायद अगर हमें इसमें जीत ना मिले, हम हार भी जाए, तो हम स्वराज्य की नींव बन के रहेंगे। और फिर हर हर महादेव के नारों के साथ तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश से धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं। और फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यानी कि ये जो सारी बातें हैं वो मंच पे हैं, क्योंकि ये नाटक का मंच है। नाटक यहाँ पे हर हर महादेव के साथ खत्म हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही थी वो धुंधली होती जा रही है, बंद होती जा रही है और शांति छा जाती है और धुंधलापन आ जाता है। और फिर वापस से प्रकाश आता है और पृष्ठभूमि में सब गीता का पाठ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मित्रों प्रस्तुत जो हमारा गद्य है, जो एकांकी है, उसमें स्वराज्य की नींव यानी कि स्वराज्य मिले ना मिले ये तो पता नहीं है, युद्ध करने के बाद क्या हो, लेकिन उससे पहले इतना जोश रखना भी बड़ी बहादुरी की बात है। बहुत से लोग युद्ध से भाग जाते हैं, डरपोकनी बात करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मीबाई एक नारी होने के बावजूद इन सभी को तैयार करती है, सभी में जोश, उमंग और उत्साह भरती है। तो यही हमें प्रस्तुत गद्य एकांकी में से सीखना है।